नाजरीन, वेलकम बैक टू लेकिल टॉक प्रोग्राम। हम जो है वो ब्रेक जाने से पहले जो है वो इनफैक्ट बात कर रहे थे ये जो डिपोटेशन नोटिस जो जारी होते हैं लोगों को और उस बेसिस पे आपको मुल्क से निकाला जाए, तो उसमें दो तीन बातें जो वो बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो होता है, अगर डिपेंड करता है कि अरसा कितना अरसा आपको जो है वो बैन लगा हुआ है। वो नॉर्मली होता है कि अगर आप अपने ही खर्चे पर गए हैं तो फिर वो 1 साल का बैन होता है। अगर आपने को इन्होंने ज़बरदस्ती निकाला और खर्चा इनका था, टिकट वगैरह जो था इनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है, तो फिर वो 5 साल का बैन लगता है। अगर आपने कोई क्राइम या फ्रॉड या कोई इस किस्म का कोई किया हुआ है, यहाँ पे आपको सज़ा हुई है, फिर वो जो है वो 10 साल का होता है। तो 10 साल का ये जो भी ये इनफैक्ट 10 साल का जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें अगर आप दोबारा कोई एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, 10 साल गुजर गए हैं, लेकिन वो आप एप्लीकेशन तो डाल सकेंगे जब तक आप रेवोकेशन नहीं लेंगे। उस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है होम ऑफिस से कि आप क्लियर हैं, दोबारा एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, रिफ्यूज़ हो जाएगा, और फिर आपको जो है वो दोबारा जो है वो फ़ीस भी आपकी ज़ाया हो सकती है। तो ये बहुत सारे जो है इनफैक्ट हमारे जो लॉयर ज़रात हैं उनको भी इस बात का इल्म नहीं है। और मेरे पास कुछ ऐसी अपीलें आई हैं जहाँ पे इनफैक्ट एप्लीकेशन उन्होंने कर दिया और वो रेवोकेशन का जो है सर्टिफिकेट उन्होंने पहले नहीं लिया, तो फिर उसको ऐसी सिचुएशन में अपील पे जाना जो है वो जो है वो उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट जैसे ही आप अपील पे जाएंगे, वहाँ पे जो ट्राइब्यूनल जज होगा वो सबसे पहले यही कहेगा कि आपने तो ऑर्डर लिए ही नहीं होम ऑफिस से, तो ये अपील तो मैं मज़ीद जो है इसको जो है नहीं सुन सकूँगा। तो वो भी आपके पैसे ज़ाया होते हैं। तो इसके लिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो जो है वो पहले जो है आपको जो है कॉल ले लेते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैंने एक छोटा सा इमिग्रेशन, दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अगर जवाब दे दें तो। जी 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 पहला क्वेश्चन था कि मैं खुद स्पेनिश सिटीज़न हूँ और यूके में पिछले 2 साल से रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और मेरी इस ईयू बेस पे मेरी वालिद और वालदा दोनों इंडिया से यहाँ पर आए थे एज अ फैमिली मेम्बर। जी जी ठीक है। अच्छा, मेरा मसला यह है कि मेरी अपनी 2 कंपनियां हैं, स्पेन में भी है और यहाँ पर भी है। मुझे सम टाइम 6-7 महीने स्पेन में गुजारने पड़ते हैं, हाँ कुछ हाँ 3-4 महीने इधर गुजारने पड़ते हैं। अब जब मेरे पेरेंट्स को 5 साल का प्री सेटलमेंट मिला हुआ है, जब 5 साल के बाद वो सेटलमेंट अप्लाई करेंगे तो क्या वो उन पे कोई फर्क पड़ेगा उनके सेटल स्टेटस पे? क्योंकि मैं सम टाइम 6 महीने से ज्यादा भी इस मुल्क से बाहर होता हूँ, मगर पेपर वर्क और टैक्स और आगे जितने भी डॉक्यूमेंट वाइज है वो मेरे सारे जो है ना अप टू डेट है 5 साल के, जब मैं अप्लाई करूंगा तो। देखो, अगर वो 5 साल यहाँ रह रहे हैं ना तो देन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 साल जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उनकी 5 साल की रेजिडेंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, फिर वो एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। आपको कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले मुझे एज अ स्पॉन्सर को अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वो अप्लाई करेंगे, या वो मेरे बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, वो तो आपने 5 साल पीरियड भी अप्लाई करेंगे ना। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जैसे अब मैं स्पॉन्सर हूँ, जी जी मैं 5 साल के बाद मैंने अगर सेटल अप्लाई नहीं किया, क्या मेरे पेरेंट मेरे सेटल अप्लाई किए बगैर सेटल अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, आपके पास भी सेटलमेंट एप्लीकेशन जो आपने नहीं जी किया हुआ है? जी, मेरे पास भी प्री सेटल है। अच्छा, जी तो नहीं, वो तो आपने एज लॉन्ग एज दे लिविंग इन द कंट्री भी तो वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे ना, जब वो अपना 5 साल पीरियड पूरा कर लेंगे। असल चीज़ तो मगर 5 साल पीरियड है ना उनका उनका अपना जाती 5 साल पीरियड तो पूरा हो जाएगा ना। मगर ऐसे नहीं है कि वो जैसे डिपेंडेंट है वो मेरे, तो मेरा भी सेटल स्टेटस होना चाहिए तो तब वो कर सकेंगे। नो, अगर मेरा नहीं सेटल नहीं, आई स्टेटस डोंट नहीं थिंक है। सो। वो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको प्री सेटलमेंट उनको मिला हुआ है। उनने जब 5 साल पूरे करने हैं उसके बाद वो एप्लीकेशन जो है अपना डाल सकेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सेटल स्टेटस होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज है कि इस तरह मुझे कोई फर्क पड़ेगा कि जैसे कहते हैं कि आप 1 साल में 6 महीने से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते, अगर वो हो तो तो वो आपका तो प्री सेटल। वो फ़र्क पड़ेगा ना आपको, क्योंकि अब तो रूल तो सारे बदल चुके हैं। आपको तो इनफैक्ट जो है ना, आपके लिए ये मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इस बारे में जो है वो दे सकूँ गाइडेंस। लेकिन इसके लिए आपको या तो हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए या किसी और बैरिस्टर के साथ आगे जाकर अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि अब 6 महीने जो आप बाहर रहते हैं वो एज अ विजिटर रहते हैं। आप वर्क के सिलसिले में जो है वो बाहर नहीं रह सकते। वर्क के लिए अब आपको बेसिकली वर्क परमिट चाहिए।
और उसके लिए जो है वो वहाँ जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके जो है वो बदल चुके हैं, क्योंकि अब अगर आप वापस आप आना चाहेंगे 6 माह के यहाँ आ सकते हैं 6 माह के लिए आप, लेकिन वो तो इनफैक्ट आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट तो नहीं है? नहीं, मेरे पास 5 साल का प्री सेटल स्टेटस है यहाँ का। हाँ, तो वो आप इधर तो आ सकेंगे, 6 माह तो आप आ सकते हैं, लेकिन अब तो आपको इनफैक्ट ये तो आपने अप्लाई नहीं किया इसमें यहाँ पे जो है वो क्योंकि अगर आप इधर हैं तो आपको जून जून 2020 तक आपने एप्लीकेशन करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आप जैसे बाहर जाएंगे ना तो आपका वो सेटलमेंट प्री सेटलमेंट जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि 6 माह आप तो वैसे एज ए विजिटर जा रहे हैं ना, तो अगर आप वहाँ पे शो करें कि आप वहाँ पे रह रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं रह रहे, तो वो आपका यहाँ पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नहीं, मैं यहाँ पर ही रह रहा हूँ। मैंने आपको कहा मेरी 2 कंपनियां हैं, उधर भी है इधर भी है। मेरा यहाँ पर अपना बिजनेस चल रहा है, मेरा अपना घर है, बिल्स है, एवरीथिंग, मेरा अकाउंट्स, एवरीथिंग वो रवां चल रहा है। अगर वहां पर भी है, मेरा कहने का मकसद ये है 5 साल के बाद वो एंट्री और एग्जिट को देखेंगे कि आप बाहर रहेंगे, आपके डॉक्यूमेंट पे आपको सेटल मिलेगा। देखो असल चीज़ तो उन्होंने ये देखनी है कि आप सेटल कहाँ पे हैं, आपकी सेटलमेंट या रेजिडेंस आपकी कहाँ की है, यहाँ की है या दूसरे मुल्क की है। आपका सिचुएशन रादर कॉम्प्लिकेटेड है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है ना वो अपॉइंटमेंट लें और प्रॉपर एडवाइस लें, क्योंकि आपका जो सिचुएशन है ना ये क्योंकि ये जो रूल बनते हैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इनफैक्ट रूल बनाने वाले उन्होंने भी उसको मद्देनज़र नहीं रखा होता। आपकी सिचुएशन वो आप कह रहे हैं कि एक टांग आपकी उधर है और एक इधर है और दोनों तरफ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए ऑब्वियसली ये जो रूल्स हैं उसमें तो ये है ना कि जब आप ये यूरोप से बाहर चले गए हैं तो फिर आपको तो अगर इधर आपने काम करना है तो क्योंकि आपके पास प्री सेटलमेंट है तो उसकी वजह से तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप यूरोप में भी आपका काम है, वो जा तो आ सकते हैं आप, लेकिन ये 6 माह का जो अरसा होता है ज़्यादातर तो वो विजिटर का होना चाहिए। आप अगर कल ये इस पीरियड को पूरा करते हैं तो अगर तो आपके अकाउंट्स वगैरह यहाँ पे हैं, आपकी रेजिडेंस यहाँ पे शो हो रही है, अगर आप बाहर जाते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए तो ये कुछ अरसे के लिए जो है ये आप जाते हैं तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी मैं लंदन से बोल रहा हूँ। ये मैंने पता करना आपसे जी जी कि अगर किसी स्टूडेंट ने इस्लामी तरीके से शादी कर ली है यहाँ, तो वो अपने पेपर होम ऑफिस भेजे तो क्या वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है? देखो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। वो अगर आप इस्लामिक मैरिज करते हैं वो रिकगनाइज तो नहीं, वो लुक्ड एज द सिविल मैरिज। वो सिविल मैरिज के रूल्स एंड रेगुलेशन की जो है वो देखेंगे, लेकिन सिविल मैरिज का रूल के ये होते हैं कि आपने 2 साल एक साथ रहने का जो है वो आपने एविडेंस या सबूत देना होता है। अगर आपने रिसेंटली शादी करके एप्लीकेशन डाल देते हैं तो फिर वो उस जो मैरिज एप्लीकेशन में नहीं आएगा। बेहतर यही है आपको कि आप उसे, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट यहाँ मौजूद है तो रजिस्ट्रेशन करा ले। रजिस्ट्रेशन कराने का कोई इशू तो है नहीं है उसके पास, जब तक वैलिड वीज़ा है वो एप्लीकेशन जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का कराए। सबसे बेहतर तरीका तो वही है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, आप मैरिज बेसिस पे जो है वो एप्लीकेशन कर दें, तो बेहतर सबसे यही है। चलो ठीक जी शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक बहुत जी जी नाज़रीन ये एक जो इशू पहले वाला जो हमारे कॉलर थे उन्होंने जो इशू बता रहे हैं इसमें इस ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि बहुत सारे और भी लोग हों जिन्होंने इनफैक्ट यहाँ पे भी बिज़नेस है और उनकी यूरोप में भी बिज़नेस है, तो वो दोनों तरफ से जो है वो आ जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे बेहतर यही है कि आप इनफैक्ट एक अपॉइंटमेंट जो है किसी वकील के साथ बनाएं, वहाँ जाकर अपना पूरा जो है वो जो आपकी सर्कमस्टेंसेस वो सारी जो है आप उनको समझाएं, तो फिर जाकर वो आपको जो एडवाइस देगा उसको आप फॉलो करें। इस तरह जो कॉल ले लेते हैं नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वाह सलाम। जी प्लीज सॉरी कॉल किया है लेकिन मेरी कॉल ड्रॉप हो गई, तो अभी मुझे ये क्वेश्चन है कि काफ़ी थोड़ा आपने क्लियर किया, तो मुझे ये कंफ्यूजन है रिवोकेशन जो डिपोर्टेशन के बारे में था, हमने एप्लीकेशन डाला और वो रिफ्यूज़ हो गया, यानी रिवोक करने के लिए कि रिवोक ऑर्डर वो रिवोक किया जाए जो पेन है, लेकिन वो रिफ्यूज़ हो गया है। तो अभी हम क्या और प्रोसीजर कर सकते हैं? क्या देखो अब अगर जो रिफ्यूज आपने एप्लीकेशन किया कौन सा है, शादी का एप्लीकेशन किया है आपने? नहीं रिवोकेशन का, रिवोक द ऑर्डर बैन जो वो हुआ तो वो आपको राइट ऑफ अपील होगी ना, वो राइट ऑफ अपील जो है वो चैलेंज किया डिसीजन, राइट ऑफ अपील पे गए हैं?
नहीं, अभी राइट ऑफ अपील चैलेंज करना है कि वो कोविड की वजह से हमें डेट मिली थी लेकिन वो कैंसिल होगी। तो इसमें बंदे ने क्राइम किया था 15 मंथ्स, उसको सेंटेंस इधर हुई थी, उस वक्त बंदा टोटल इलीगल था। अब उसको डिपोर्ट हुए 6 इयर्स हो गए हैं। तो यानी लेकिन जब ऑर्डर इशू हुआ था 1 साल में वो 10 इयर्स पूरे हो जाएंगे, ऑर्डर जब इशू हुआ था। लेकिन जब बाकायदा उसे रिमूव किया गया गवर्नमेंट के ही खर्चे हाँ, वो बीच में वही एक इस पे बहुत बड़ा केस है जो है ना, उस वही आप बता रहे हैं, वही सिचुएशन है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी, उसकी यहाँ पे जो है फैमिली लाइफ वगैरह ये देखी जाएगी। फैमिली लाइफ है, बच्चे हैं और बीवी है, एक बेटा है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मद्देनज़र में रखी जाएंगी जब उसका फैसला होगा ना, जब आप अपील पे जाएंगे। और मैं आपको यही बता, अगर इसके लिए आपको बहुत अच्छा सा बैरिस्टर करना पड़ेगा। ये आम बैरिस्टर या आम वकील के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें वो जो है ना, क्योंकि एक तो कॉम्प्लिकेशन ये है कि उसके 10 साल जो पीरियड है वो उसने पूरा बार नहीं किया, वो कुछ पीरियड यहाँ का भी है। तो ये मेरा क्वेश्चन तो ये है कि यहाँ तो इस तरह बताते हैं, काफी हमने धक्के खाए हैं कि लाइक जब इशू होता है ऑर्डर, यानी यहाँ इशू जब हुआ तो वो उसके बाद हम केस लड़ते रहे ना यहाँ। ये जो सिचुएशन है ना, ये जो सिचुएशन है हाँ, ये तो आम वकील के बस की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत सारे वकील इस बात को नहीं समझते, अनलेस उन्होंने अदालत में जाकर को केस किया हो, उन्होंने अपील को अटेंड की हो, तो वही आपको सही बात बता सकता है। क्योंकि मैं बैरिस्टर हूँ, मैंने ये केस किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये आम जो सोलिसिटर हाई स्ट्रीट पे बैठा हुआ है वो आपको सही गाइड नहीं कर सकेगा। ये आपको किसी अच्छे से बैरिस्टर के पास जाना पड़ेगा। वो बैरिस्टर वो हो जो इनफैक्ट ऐसे केस जो है उसने अपील पे किए हों, क्योंकि उसे पूरा पता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इनफैक्ट जो है वो इसमें जो होम ओवर की आर्गूमेंट होगी और आपने कौन सी क्या क्या आर्गूमेंट करनी है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको, जो भी आपका बैरिस्टर हो उसको इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए। एक तो ये रिक्वेस्ट है कि मुझे इस बात का जवाब दे दें कि लाइक जब बंदा ऑर्डर इशू होता है उस वक्त से वो टाइम पीरियड शुरू होता है या जब बंदे को रिमूव कर दिया जाता है उसके बाद से शुरू होता है? कि देखो टाइम पीरियड वहाँ से ही शुरू होता है, लेकिन टाइम पीरियड वहाँ से, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो कॉम्प्लिकेशन होती है कि टाइम पीरियड वहाँ से शुरू हो जाता है लेकिन बंदा बाहर नहीं गया। असल कानून ये कह रहा है कि केस चलता रहा, उसका केस चलता रहा। केस भी अगर देखो वो जो पीरियड जाता ना, वो केस का पीरियड, वही तो आपने फिर एक्सप्लेन करना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपका वकील होगा, बैरिस्टर होगा, उसने ये बात एक्सप्लेन करनी है कि उस पीरियड में उसने ये चैलेंज किया हुआ था, और जब वो ये सारे चैलेंज जो लीगल उसके राइट थे उसने जब चैलेंज कर चुका, ख़त्म हो गए, फिर वो चला गया। ये बात जो है ये आपने अपील में एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि आइडियली जब ये टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का या 10 साल का, वो आपने मुल्क से बाहर गुजारना होता है, क्योंकि वो यहाँ पे अपील कर रहा था, इसलिए वो ये चीज़ उसके फ़ायदे में जाएगी। अगर वो यहाँ पे वो नहीं गया कहीं, यानी कि छुप गया, हाइड कर गया, और फिर बाद में उन्होंने पकड़ लिया, फिर निकाला, फिर सिचुएशन और मुश्किल होती है उसके लिए। आपका जो सिचुएशन है वो ये है कि वो यहाँ पे जो अरसा रहा है उस पीरियड में वो एक्चुअली जो उसका लीगल हक था उसको वो चैलेंज कर रहा था अदालतों में, जब वो सारा सब जो आखिरी एग्जॉस्ट कर चुका अपना सारा जो रेमडीज अवेलेबल थी उसके पास, फिर वो चला गया, तो ये बात उसके हक में जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप इनफैक्ट हमारा जो है ना वो या जो हमारा स्टूडियो वहाँ पे कॉल करें, हमारा नंबर ले लें और बाद में जो है मुझे फ़ोन कर लें या आप अपॉइंटमेंट बना लें। जी शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन ये बात जो है ये मैं बहुत सारे लोगों को ये इशू होगा, जो लोग यहाँ से जो है रिमूव किए गए हैं या डिपोर्ट किए गए हैं, जिन लोगों ने क्राइम किया हुआ है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल सा काम है। इस वक्त मैं एक केस कर रहा हूँ जो 2 साल से केस अदालत में चल रहा है, उसमें आज से 18 ईयर्स पहले जो है वो बंदा इधर आया था और उसको यहाँ पे उसको 2 साल की सज़ा हो गई थी, फिर वो वापस उन्होंने रिमूव कर दिया, डिपोर्ट कर दिया, और उसके बाद उसने शादी की आज से 5-6 साल पहले, यानी कि 10 साल का अरसा गुजरने के बाद उसने शादी की। और वो सिचुएशन ये है कि अभी जो है उसका हमने सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट अप्लाई किया गया था, अभी तक वो रिवोक नहीं हुआ और हमें अपील पे जाना पड़ा है। और अब उसकी अपील जो है इस माह में 29 जनवरी को वो अपील आने वाली है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो एरिया है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। आम वकील जो है या सलिसिटर है उसकी समझ से बाहर है, और वो बैरिस्टर जो है जो ये ऐसे केस नहीं करते उनकी समझ से भी ये बाहर है। तो नाज़रीन लेते हैं एक कॉल, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, मैं वेकफील्ड से बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना था कि मिसेज का हमने वीज़ा अप्लाई किया था, तो 2016 में अप्लाई किया, डीएल एक्सटेंशन का, फिर वो नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे। उसके बाद अभी वीज़ा तो इन्होंने दे दिए 3-3.5 साल में। मेरा क्वेश्चन ये है कि उस वक्त मेरे बच्चे ब्रिटिश नहीं हुए थे, तो बच्चों के ओरिजिनल पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट वो इनके पास हैं, और इसके अलावा मिसेज का जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो इनके पास। अभी इन्होंने वीज़ा दे दिया है, बीआरपी कार्ड भेज दिया है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, सिर्फ ये नहीं दिए हैं। तो वकील ने भी काफ़ी लेटर इनको लिखे हैं, लेकिन आप अगर कुछ ईमेल एड्रेस या कोई नंबर या कुछ शेयर करना चाहें कि इसका क्या करना चाहिए? देखो आजकल तो मुश्किल ये है कि कोई ऐसा ईमेल एड्रेस या कोई नंबर वगैरह जो है होम ऑफिस के जो है ना वो नहीं है। जो भी हैं वो इनफैक्ट उन्होंने कोई एजेंसी जो है जैसे होती है ना, ऐसे लोगों को उन्होंने वो दे दिया है। वो आपका टेलीफोन आंसर करेंगे, लेकिन उनके पास कोई मालूमात नहीं होती, ना वो जो आपकी केस फाइल है वो उनके पास है, ना ही वो मजीद जो भी वो जो उनके पास जब आप रेफरेंस देंगे वो कंप्यूटर में डालेंगे, कंप्यूटर पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी वही इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको देनी है। इसका सबसे बेहतर तरीका यही है कि जहाँ से आपको जब वो आपको मिले थे ना रेजिडेंस कार्ड, उसके साथ एक लेटर आया होगा, वो लेटर उस केस वर्कर का होगा जिसने आपको वो ग्रांट किया। वो लेटर ढूंढे, उस लेटर पे आप लेटर लिखें कि हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपने वापस करने थे, वो आपने वापस नहीं किए हैं। वो चांसेस ये हैं कि उसने फ़ाइल क्लोज़ कर दी है। जब फ़ाइल क्लोज़ करते हैं तो वो आर्काइव में चली जाती है, फ़ाइल वहाँ से बंद होकर वो बाहर जो एक सिस्टम है जहाँ पे उन्होंने वो फाइलें सब भेज देते हैं, वो वहाँ पे चली गई है। अब आपका ऐसे जो लेटर लिखेंगे, जब तक कोई एक्चुअल वहाँ पे बंदा वो फ़ाइल वापस नहीं मंगाता, फ़ाइल को मंगा कर उसको चेक करेगा, फ़ाइल के अंदर हो सकता है आपके पासपोर्ट वहाँ पे पड़े हों। तो ये कोई जो मैनेजर होगा वहाँ पे, वो अपने किसी केस वर्कर की या अपनी ड्यूटी लगाएगा, तब जाकर वो आपको फाइल वापस आए उनके पास, फिर वो चेक करेंगे कि ये पासपोर्ट वहाँ है या नहीं है। ऐसे आपको पासपोर्ट नहीं मिलने वाले। लेटर आप जो है कोशिश करें कि उसको लिखाएं। अगर आपको वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं उस लेटर की, तो फिर उनको वार्निंग दें कि इतने अरसे में मुझे ये मेरे डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर नहीं देंगे तो मैं हाई कोर्ट में चला जाऊँगा, जुडिशल रिव्यू का एप्लीकेशन डाल दूँगा। तो फिर उससे हो सकता है कि वो कोई मैनेजर जो है वो क्योंकि हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर हाई कोर्ट में का जो खर्चा होता है वो होम ऑफिस को पड़ जाता है। तो हो सकता है कि मैनेजर या केस वर्कर जो है उसमें ज़्यादा एफर्ट डाले और फिर वो कोशिश करे कि वो फाइल आर्काइव से जो है वो वापस बुलाए लेकर आए, तो फिर वहाँ पे वो चेक करे, तो फिर आपको पॉसिबल है कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट मिल जाए। यही एक तरीकाकार है, और ये फ़ोन वगैरह से कोई काम नहीं चलेगा, ईमेल से भी कोई काम नहीं चलेगा। जी शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैं पीटरब्रो से बोल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी प्लीज़। जी जी। मैंने अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई किया था, एक्सटेंशन 2 साल पाकिस्तान से लेके आए थे वीज़ा, जी जी। और इधर जब ख़त्म हुआ तो उनका मैंने अप्लाई किया था लास्ट 20 मार्च की तरफ 20 मार्च को मैंने अप्लाई किया था। अच्छा। तो इनका कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ भी। जब मैं फ़ोन करती हूँ तो कहते हैं अभी प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है। कुछ लोगों का केसेस जो ये इस पीरियड जो कोविड-19 बीमारी का पीरियड था उसमें बड़ा जल्दी उन्होंने प्रोसेस कर दिया। जैसे ही आपका वो फिंगरप्रिंट वगैरह हुए तो उसके बाद उन्होंने जो है वो स्ट्रेट वे आपका जो जवाब आ। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल ही कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, और इनफैक्ट बैकलॉग तो इनफैक्ट उसके बाद अभी जो लोगों ने अप्लाई किया 2 महीने 3 महीने में उन्होंने वीजा दे दिया है। तो मेरा तो अभी 11 मंथ हो गए हैं। तो मैं परमानेंट जॉब करती हूँ लॉन्ग टाइम से, मैं कम्युनिटी केयर वर्कर हूँ। और तो मेरा आपके फिंगरप्रिंट कब हुए थे? फिंगरप्रिंट उनके कब हुए थे जब आपने मैंने जिस दिन अप्लाई किया ना, घर में बैठ के एप्लीकेशन डाली थी ऑनलाइन, उसी दिन मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली। दूसरे दिन बर्मिंघम में गए, उधर हमने जाके फिंगरप्रिंट सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दिए थे। तीसरे दिन जो लॉकडाउन हो गया था, फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ ये था। अच्छा मार्च की बात है?
जी जी, मार्च की बात है। 20 मार्च को मैंने वीजा अप्लाई किया है और 20 मार्च के बाद दूसरे दिन 21 जो है ना उधर जाके मैंने सारा कुछ पेपर वर्क जो है ना एप्लीकेशन भेजी है। उसके बाद अभी तक इन्होंने कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। जब फोन करती हूँ तो कहते हैं कि अभी प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये सिचुएशन है कि लगता है कि वो बैकलॉग जो है ना उसमें आपके एप्लीकेशन चले गए हैं और वो बैकलॉग की वजह से आपका वो बड़ा टाइम लगाएंगे। क्योंकि जो नई एप्लीकेशन है ज़्यादातर तो उनको जैसे मैंने कहा कि वो स्ट्रेट वे जब आप फिंगरप्रिंट वगैरह डॉक्यूमेंट देते थे उनको तो वो विद इन फ्यू वीक्स के अंदर अंदर जो है वो फैसले कर रहे थे। तो ये वेरी अनयूजुअल है कि इन योर केस दे हैव टेकन सच अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे फिंगरप्रिंट दोबारा देने पड़ेंगे हमें? नो आई डोंट थिंक सो। फिंगरप्रिंट आपको दोबारा नहीं तो आप ना ही दे सकते हैं क्योंकि इसमें फिर क्या करें? उनको फोन करें? करते हैं पर वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जो मैंने कहा है पहले भी एक कॉलर ने ये बात की थी, फोन पे कोई भी मसला हल नहीं होगा। फोन जो है वो उन्होंने एजेंसी जो है ना उनको दे दिए। वो होम ऑफिस के लोग नहीं होते हैं, मोस्टली वो एजेंट होते हैं जिनको उन्होंने एक वो एजेंसी दे दी है। वो फोन आंसर करेंगे, उनके पास कंप्यूटर होगा, आपसे वो डिटेल लेंगे, कंप्यूटर पे देखेंगे, जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर पे आ रही है वही इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे। उसके अलावा वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। वेट करना होगा। वो वेट करें या आप जो है ना जो लेटर लिखें। बेहतर ये है कि आप लेटर लिखें जहाँ पे एप्लीकेशन दिया था और उन्हें कहें कि एटलीस्ट मुझे ये बताएं कि डिले क्यों आ रही है मेरे केस में, कोई क्या मसला क्या है। ये किसी सोलिसिटर के थ्रू मैं कोई ईमेल करवाऊं या किसी सोलिसिटर के ईमेल या लेटर लिखाएं सोलिसिटर के थ्रू आप लेटर लिखाएं, उस लेटर अथॉरिटी दें, वो आपके बिहाफ पे लेटर लिखे, वो सारी बात बताए कि कब एप्लीकेशन हुआ। शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सर, ये पूछना था कि मैंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था जिसकी फीस दी थी मैंने 2389 पाउंड समथिंग। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका ILR नहीं बनता, आपका कुछ गैप है 10 ईयर बेस पे। तो इन्होंने क्या किया कि FLR FP जो है ना वो मुझे दे दिया। अब वो जो फीस है उसकी डिफरेंस है और इसका डिफरेंस है, तो कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि जो जाहिर है उसकी फीस तो 1200 या कुछ है वो वापस मिल सकती है या क्या तरीका होगा? देखो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब वो क्या कहते हैं कि जब आप ताकतवर हैं तो आपका जैसे जाएंगे आप अपने रूल बनाते चले जाएंगे। हमारे पास ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमने अप्लाई किया है इंडेफिनिट लीव के लिए, तो उन्होंने कहा जी इनकी इंडेफिनिट लीव नहीं बनती है क्योंकि सम टाइम प्रीवियसली उन्होंने इनको 10 साल रूट पे डाल दिया जो पिछली कोई एक्सटेंशन वगैरह थी किसी वजह से। अब वो कह रहे हैं जी आप ऐसा करें कि ये जो है ना इनको जो है एक्सटेंशन वाला एप्लीकेशन करें और जो वो फीस डिफरेंस है वो जो है वो आपने देनी है। अब हमारी ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ पे उन्होंने कहा जी जो फीस डिफरेंस है हम आपको वापस कर देते हैं, वो उन्होंने कर दी। कुछ ऐसे केस है जहाँ पे वो इनफैक्ट उन्होंने कहा जी हम फीस वापस नहीं करेंगे। अब ये मुझे नहीं समझ आ रही कि होम ऑफिस की क्या पॉलिसी है कि कुछ केस में वो खुद ही फीस जो है वो वापस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम वापस करेंगे, कुछ केसेस में वो कह रहे हैं कि हम फीस वापस नहीं करते हैं। तो ये अब मैंने वो हमारा एक क्लाइंट थे उनको उनके 2 एप्लीकेशन थे तो वो काफ़ी फ़ीस बनती है। इनफैक्ट आई थिंक 3000 पाउंड तक उनकी फ़ीस बनती है जो उन्होंने वापस देनी है। तो वो इंडेफिनिट लीव के एप्लीकेशन 2 किए वो थे। तो अब जो है मैंने तो वो यही कहा है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन है तो फिर उनको चैलेंज करें। हाई कोर्ट में ही आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये कौन सा तरीकाकार है कि खुद ही आप कुछ केसेस में आप खुद ही जो है वो फीस वापस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी वो फीस आप वापस दे रहे हैं और आप जो है वो एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन डालें। और कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे आप जब मांगते हैं कि फ़ीस वापस करें तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। तो ये एक ही तरीका है, इसको चैलेंज हाई कोर्ट में करें, कोई एक जो है ना वो फैसला लिया जाए होम ऑफिस से कि इनकी ये पॉलिसी है क्या, या तो देनी है किसी को भी ना दें, अगर नहीं देनी है तो देना तो फिर सबको दें। ये तो कोई नहीं बनता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तो ऐसे है नहीं है इस मुल्क में, तो ऐसे होना नहीं चाहिए और फिर होम ऑफिस को ऐसी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप उनको जो है ना वो जब आप हाई कोर्ट का जब वार्निंग देते हैं उसमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक होता है, तो वो आप प्रोटोकॉल जो है वो उनको लिखें कि हम अगर आपने ये नहीं दिया तो हम हाई कोर्ट में केस डाल देंगे, फिर देखें वो क्या करते हैं। बेहतर यही है, अदरवाइज लेटर लूटर लिखने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने भी उस केस में लेटर लिखे हैं। हमने उनको ये भी कहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक केस में हमारे पास ही केस था, उसमें आपने पैसे खुद ही दे दिए, अब इसमें आप क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उसका जवाब ही नहीं आया। तो ये बेहतर यही है आपके लिए कि अगर क्योंकि ऑफ्टन पैसे काफ़ी बन जाते हैं, अगर एक एप्लीकेशन तो कम है लेकिन 1-2 एप्लीकेशन हो तो फिर बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो जो बन जाते हैं और उसको डेफिनेटली चैलेंज करना चाहिए आपको। अगर नहीं भी करें तो एटलीस्ट जो है ना वो जुडिशल रिव्यू प्रोटोकॉल जो है वो ज़रूर लिखें किसी वकील के थ्रू कि उनको वार्निंग दें कि अगर आप पैसे नहीं करते तो हम आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शुक्रिया।
शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, ये जो सिचुएशन है ये फ़ीस वाली, आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं उनको एक साथ ये मसला आया होगा, क्योंकि लोग जो है वो समझते हैं कि हमारा जो है वो 5 साल का पीरियड पूरा हो चुका है तो हम एप्लीकेशन डालते हैं इंडेफिनिट लीव के लिए। जब वो एप्लीकेशन इंडेफिनिट लीव के लिए डालते हैं तो सिचुएशन ये होती है कि वो होम ऑफिस कहता है कि नहीं जी हमको तो इनको 10 साल के रूट पे डाल दिया हुआ है, तो फिर वो क्योंकि इंडेफिनिट लीव की जो फ़ीस है वो डिफरेंट होती है और जो एक्सटेंशन की लीव जो होती है वो डिफरेंट होती है, और उसमें जो डिफरेंस होता है वो उनको वापस करना पड़ता है। और जी नाजरीन एक कॉल ले लेते हैं तो फिर जो है जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी जी निसार बोल रहा हूँ मैं। जी जी मैं EU नेशनल हूँ और मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। मुझे सेटल स्टेटस मिले हुए तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ब्रिटिश नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है अगर आप बता सकें? देखो ब्रिटिश नेशनलिटी आपने साल कंप्लीट करे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह नहीं है, कोई बैंक्रप्सी नहीं है या कोई इस किस्म का जो है ड्राइविंग वगैरह का कोई ऑफेंस नहीं है तो आप एप्लीकेशन कर लें, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना वो आपको करनी पड़ेगी। तो 2 रेफरी चाहिए, बाकी तो कोई ऐसा नहीं है इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन। 2 रेफरी होने चाहिए, एक प्रोफेशनल रेफरी होना चाहिए जो प्रोफेशन से मुंसलिक हो किसी भी प्रोफेशन से, और एक कोई भी बंदा हो सकता है लेकिन ब्रिटिश होना चाहिए। तो यही रिक्वायरमेंट है इसकी, और तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने पीरियड पूरा करना, वो तो आपकी बातों से लग रहा है कि आपने पीरियड पूरा किया हुआ है। अगर आपके पास कोई इस किस्म की एडवर्स हिस्ट्री नहीं है तो आप अप्लाई कर दें, तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल या दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया आपके कॉल का। तो नाजरीन ये नेशनलिटी का जो है ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसका सारा मेन इशू यही होता है कि आपने पीरियड पूरा करना है। आपने पीरियड जब पूरा कर लेते हैं उसके अलावा ये होता है कि आपका जो है कैरेक्टर जो है वो ठीक होना चाहिए, आपके कोई इस किस्म का जो है क्रिमिनल ऑफेंस वगैरह नहीं होना चाहिए। इवन मोटरिंग ऑफेंस जो है वो भी जो है वो इनफैक्ट जो है वो आपके ख़िलाफ़ जाते हैं इन सिचुएशन में। और दूसरा है कि आपके पास 2 रेफरी होने चाहिए, एक प्रोफेशनल और एक कोई भी ब्रिटिश बंदा हो सकता है। जी नाजरीन, हमारा टाइम जो है आज के प्रोग्राम का ख़त्म होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को 6 से लेकर 7 बजे। और अपना और अपने दोस्तों का, फैमिली का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह निगहबान।